हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू आर वाचिंग अंजलि's वाइट बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हमें चैप्टर स्टार्ट करना है एसबीईसी का लेसन नंबर 21, दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप एंड ओवरव्यू। ओवरव्यू है चैप्टर का, डिटेल्ड नहीं है ये, ठीक है। बट ये जो है पार्ट सी का लास्ट चैप्टर है, मतलब पार्ट सी में हमारे 3 चैप्टर हैं, तो ये पार्ट सी का लास्ट चैप्टर है। अब इस चैप्टर को ध्यान से आराम से देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। पहले तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का जो यहाँ पे मीनिंग है वो क्या है। हमें इस चैप्टर में एक कोड पढ़ना है, दैट इज आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से रिलेटेड जो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आने वाली है उसको हम देख लेते हैं कि क्या पर्पस है उन डेफिनेशंस का। ठीक है, एक मिनट, मुझे कुछ पेजेस इंसर्ट करने पड़ेंगे। एंड इट वेंट डाउन। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल ये था, एग्जाम्पल नहीं था, मतलब इसी में हम सारी डेफिनेशंस को कवर करते हुए चलेंगे। तो देखो, यहाँ पे हम इस चैप्टर में एक वर्ड सुनने वाले हैं, दैट इज कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। कॉर्पोरेट का मतलब हमें पता है क्या है, डेटर का मतलब हमें पता है क्या है। डेटर यानी कि जिसने पैसे लिए होते हैं, ठीक है, जिसने उधार लिया होता है। अच्छा, ये हो गया कॉर्पोरेट डेटर। दूसरा टर्म जो हम सुनने वाले हैं दैट विल बी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आईबीसी, यानी कि इस चैप्टर में जो हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सुनेंगे या पढ़ेंगे वो होगा एनसीएलटी। क्यों? कॉर्पोरेट रिलेटेड मैटर है, उनका जो केस जाता है वो एनसीएलटी के पास ही जाता है। और कॉर्पोरेट डेटर में आते हैं हमारे 4 तरीके के लोग। पहला कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से है, तो कंपनी सॉरी सब सेक्शन 20 के हिसाब से है। दूसरा एलएलपी, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल को भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो कंपनी और एलएलपी को एज अ कॉर्पोरेट डेटर यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे। फिर हमारा आ जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, हमने देख लिया। उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है दैट इज क्रेडिटर। मैटर किनके बीच का होगा? मैटर हमारा जो होगा वो होगा कॉर्पोरेट डेटर और क्रेडिटर के बीच का, ठीक है। अब ये कॉर्पोरेट डेटर है, ये क्रेडिटर है। क्या होता है? क्रेडिटर ने कॉर्पोरेट डेटर को कुछ अमाउंट है जो कि दे रखा है एज लोन, ठीक है, किसी भी तरीके से दे रखा है कॉर्पोरेट डेटर को, यानी क्रेडिटर को वो अमाउंट चुकाना है, वापस देना है, रीपे करना है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, कॉर्पोरेट डेटर कह रहा है भैया चिल्ला चिल्ला के कि मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ, मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मैं नहीं दे सकता, मतलब कि कॉर्पोरेट डेटर मना कर रहा है वो पैसे देने से। वो अमाउंट कितना है? तो मिनिमम वो अमाउंट जो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कॉर्पोरेटर 10,000 नहीं दे रहा, 20,000 नहीं दे रहा, 30,000 नहीं दे रहा, 90,000 नहीं दे रहा, 80,000 नहीं दे रहा, तो आप जाके केस कर दोगे। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए वो 1 लाख का होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट डेटर को क्रेडिटर ने 1 लाख रुपीज दिए हैं और कॉर्पोरेट डेटर को रीपेमेंट करना है, रीपे करना है, बट रीपे नहीं कर रहा है वो क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर क्या करेगा? जाएगा दौड़ा दौड़ा और एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करेगा, ठीक है। एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करेगा किस चीज़ के लिए? ये बताएगा जाके कि मुझे जो है ये कॉर्पोरेट डेटर मुझे जो है रीपे नहीं कर रहा है, मेरा जो अमाउंट था 1 लाख का, कितने का अमाउंट बता दिया मैंने? 1 लाख का होना चाहिए एटलीस्ट। अरे दीदी साफ हो जाओ, ठीक है, रीपे नहीं कर रहा है और अमाउंट कितने का बोला? 1 लाख का, ओके। अब जब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी को अपील करेगा, तो उसमें
ऐसे तो नहीं है एप्लीकेशन फाइल कर देगा, उसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें और चाहिए। तो एप्लीकेशन के साथ अलोंग नहीं, अलोंग नहीं, गलत गलत वर्ड हो जाएगा ये। एप्लीकेशन के साथ जाना चाहिए भैया डिफ़ॉल्ट जो हुआ है। अरे यार एक तो ये क्या हो रहा है, ये मैंने एमएस वर्ड में इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि फिर नोट्स रूप तरीके से ये टेलीग्राम पे डल जाए, क्योंकि वन नोट जो भी था वो नोट पैड वो उसका पीडीएफ बन नहीं रहा है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट बताएगा कि रिकॉर्ड देगा डिफ़ॉल्ट का। और क्रेडिटर की ये ड्यूटी बनेगी कि वो क्या करेंगे, एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे कि वो आरपी, आरपी का मतलब होता है, एक मिनट इसको कहीं साफ सुथरी जगह लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। पहली बात तो ये आरपी कौन है, जब क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी को, तो एप्लीकेशन के साथ उनको डिफॉल्ट का रिकॉर्ड देना है कि भैया कहाँ से उनको पैसा जो है रिकवर करना है, कहाँ से उनको पैसा जो है रिकवर करना है। और साथ ही साथ अपने आरपी, यानी कि इस आरपी का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये जो एप्लीकेशन होगी ये इंसॉल्वेंसी रिकवरमेंट के लिए होगी, कि मतलब रिकवर किया जाएगा पैसा, जितना भी जो ये 1 लाख का अमाउंट है जो इनको रिकवर करना है, उसके लिए ये केस फाइल होगा। अब एप्लीकेशन जाएगी एनसीएलटी को, उनको अपना रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट बताना है कि भैया इन्होंने डिफॉल्ट कहाँ किया है, कहाँ से इनको पैसा रिकवर करना है। और उसके लिए क्रेडिटर को खुद ही अपना एक आरपी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि ये सारे मैटर का मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, ये जो भी रिकवरी होगी कॉर्पोरेट डेटर से, उसको कौन मैनेज करेगा, क्रेडिटर जिनको अपॉइंट करेंगे एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो उनको बताना होगा कि मतलब नेम बताएंगे वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपना उस एप्लीकेशन में कि हम इनको अपॉइंट कर रहे हैं, ये हमारा पूरा ये इंसॉल्वेंसी का जो मैटर है इसको पेमेंट जो है रिकवर करने का ये काम करेंगे। और साथ ही साथ इनको अपना आईआरपी, यानी कि जब ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा होगा, तो अगर ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो लिक्विडेशन का प्रोसेस होगा आगे, वो ये आईआरपी यानी कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको डील करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। करेक्ट है, इसको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो कोई डील ही नहीं है कि मतलब कैसे इसको नोट करना है कैसे नहीं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, और ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो आईआरपी है, ये मतलब इनका नाम इसलिए दिया जा रहा है ताकि अगर कंपनी से या एलएलपी से पैसा रिकवर हो ही नहीं पा रहा है, मतलब कि पैसे वो दे ही नहीं रहे हैं, ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पे वो पैसे दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो सीआईआरपी यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विडेशन। तो वहाँ पे कंपनी का जितना भी मैनेजमेंट होगा वो आईआरपी के हाथ में दे दिया जाएगा कि भैया अब वो मैनेज करेंगे, क्योंकि कंपनी जो है पैसा पे नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसलिए आईआरपी का नाम देना ज़रूरी है उस एप्लीकेशन में। अब हमें आगे देखना है कि एप्लीकेशन तो फाइल कर दी, क्रिएटर ने अपनी तरफ से अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो इसके बाद का प्रोसेस है कुछ ऐसा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी क्या करेंगी। एनसीएलटी, देखो एनसीएलटी के पास आप एप्लीकेशन लेकर जाते हो कि भैया मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरे को बड़ा दुख है इस बात का। तो वो दो ही चीज़ें करेंगे ना, आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगी, या तो एक्सेप्ट करेगी, या तो एक्सेप्ट करेगी, या फिर लात मार के भगा देगी यानी रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, दो ही केसेस हो सकते हैं। हमें देखना है कि अगर एक्सेप्ट करेगी तो किन कंडीशंस पे करेगी, और रिजेक्ट करेगी तो किन कंडीशंस पे करेगी। बट अगर केस एक्सेप्ट हो जाता है तो CIRP यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक्सेप्शन या सॉरी एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्ट करना या रिजेक्शन कब कितने डेज में करना है, मतलब एनसीएलटी को रिवर्ट बैक कितने दिन में करना है। तो जैसे मैं क्रेडिटर हूँ, मैंने आज एप्लीकेशन फाइल की है, इसके विद इन 14 डेज एनसीएलटी मेरे को रिवर्ट बैक करेगी। ओके, तो यहाँ पे एनसीएलटी विद इन 14 days either they will accept the case or they'll reject the case. Okay,
किन बेसिस पे केसेस को एक्सेप्ट किया जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है, यहाँ से देखना है, इस पेन से करते हैं, खूबसूरत सा पेन, कलरफुल नोट्स बनाएंगे। पहला क्या है कि भैया किन केसेस पे हमें ये देखना है ना, किन बेसिस पे एक केस को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो पहला तो पॉइंट है कि जो डिफ़ॉल्ट आपने रिकॉर्ड करवाया है एप्लीकेशन में, आपने डिफ़ॉल्ट बताया है कि ये इस तरीके का डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। डिफ़ॉल्ट शैल एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ऐसा है कि मतलब जो आप डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं वो है, तो एक्सेप्ट होगा। प्लस मतलब ये ऐसा है कि एंड वाला केस है, और वाला केस नहीं है कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। एंड वाला केस है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। दूसरा क्या है, आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है, एप्लीकेशन शेल बी कंप्लीटेड, पूरी इंफॉर्मेशन है उसमें, कोई दिक्कत आपने नहीं क्रिएट की। थर्ड पॉइंट इज, जो आपने आरपी मेंशन किया था ना अपनी, अरे यार मैं समझ नहीं पा रही क्यों क्यों ये आर का ये क्यों बन जाता है और ये इरेज भी नहीं होता। अच्छा मैं समझ गई, आपने जो आरपी मेंशन किया था अपनी एप्लीकेशन में, उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन, एक मिनट, उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई केस उसके अगेंस्ट ना चल रहा हो, कोई केस पेंडिंग ना हो, ठीक है। नो डिसिप्लिनरी action shall be pending against him। यानी कि आरपी जो आपने अपॉइंट किए हैं उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने आपको एक्सेप्शन के केसेस एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्ट किस बेसिस पे होगा उसके केसेस बता दिए हैं, तो क्या आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिजेक्शन के क्या क्या हो सकते हैं। भैया रिजेक्शन तो फिर तभी होगा ना जब आपने क्या किया हो, आपका डिफॉल्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, डिफॉल्ट डजंट एग्जिस्ट, या फिर एप्लीकेशन शेल नॉट बी कंप्लीटेड, एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीटेड, या फिर एप्लीकेशन क्या है, इनकम्प्लीट है, या फिर आरपी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है। तो क्या हो जाएगा केस, या एप्लीकेशन जो हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है ना। होप इट इज क्लियर कि आपके एनसीएलटी किन किन बेसिस पे आपका केस जो है, आपकी एप्लीकेशन जो है उसको एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, एक और फैक्ट है जिसको याद रखना जैसे मैंने कहा यहाँ पे एंड, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एंड बोला गया यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट शैल एग्जिस्ट तो ये दोनों इग्नोर कर दिया जाएगा। तीनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, एप्लीकेशन शेल बी कंप्लीटेड, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट आरपी नहीं होना चाहिए यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तभी आपका ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो पाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रिजेक्शन किस बेसिस पे हो सकता है, तो यहाँ पे ना रिजेक्शन के लिए क्या आ जाता है, आपको एक वर्ड है जिसकी बड़ी अहमियत है, दैट इज और। यानी कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो भी केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आपका डिफ़ॉल्ट भी एग्जिस्टिंग है, आपका एप्लीकेशन भी कंप्लीटेड, दोनों चीज़ें, लेकिन आप तीसरे में फॉल डाउन नहीं कर रहे, मतलब कि डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट आरपी जो है वो पेंडिंग है, तो भी आपका केस क्या हो जाएगा, मतलब कि किसी एक कंडीशन को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। रिजेक्शन के लिए किसी भी एक कंडीशन को यहाँ चेक कर सकते हैं। ओके, अगर एक्सेप्ट हो गया सीआरपी
प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया। अब एक पॉइंट निकलते हैं कि भैया एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, बहुत इजी है, एक्सेप्ट हो गया तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर क्या होता है अगर रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्शन के केस में मतलब एनसीएलटी ने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या आप अपने केस को मतलब क्या हो सकता है ना, कभी अगर आपने एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक कर दी हो या डिफॉल्ट के रिकॉर्ड में कोई मिस्टेक कर दी हो, तो क्या आपका केस रिजेक्ट हो गया एक बार तो फिर आपकी एप्लीकेशन को दोबारा सुना नहीं जाएगा, या क्या उसके अगेंस्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है? तो रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है टू मेक करेक्शन, टू मेक करेक्शन विद इन 7 डेज। आप विद इन 7 डेज चाहें और आपने कोई गलती की है उसको उस एप्लीकेशन में सुधार दो। विद इन 7 डेज शेल बी गिवन। करेक्ट है, एनसीएलटी को आपको 7 दिन का टाइम देना है। अगर वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करना चाहती है तो आपको वो 7 दिन का टाइम देगी कि भैया हमें गलती लग रही है या जो भी है, तुम्हें अगर अपने इसको एप्लीकेशन को कुछ इसमें सही करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि किन बेसिस पे तुम्हारा ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है तो तुम उनको ठीक कर लो, ठीक है। तो एनसीएलटी ने रिजेक्शन के टाइम पे भी आपको ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, ठीक है, एनसीएलटी है भाई, कोई लड़की मतलब एनसीएलटी है। ओके, अब हमने देख लिया एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या है, सब देख लिया, ठीक है। अब जब केस को एक्सेप्ट किया जाता है उसके आगे क्या प्रोसेस होगा वो देखना है हमें। अब देखो, एप्लीकेशन फाइल की मतलब कॉर्पोरेट डेटर तो कह रहा था कि मैं तो पैसे नहीं देने वाला, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर अपना लॉकडाउन में अच्छे से पिज्ज़ा बना के खा रहा है, डालगोना कॉफ़ी पी रहा है, ठीक है। वो नहीं, वो उसने कह दिया कि भैया मैं पैसे नहीं देने वाला, और कॉर्पोरेट डेटर को लग रहा था हमारा क्रेडिटर बड़ा छोटा मोटा है, आगे कुछ उसने पढ़ाई की ही नहीं है। बट कॉर्पोरेट डेटर को ये नहीं पता था कि वो जो क्रेडिटर है उसके पास उसके घर में सीएस वगैरह बैठे हैं जो उसको गाइड कर सकते हैं अच्छे से। तो क्रेडिटर ने तो एप्लीकेशन फाइल कर दी एनसीएलटी को। अब कॉर्पोरेट एनसीएलटी की क्या ड्यूटी है, एनसीएलटी के पास जैसे ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ओ सॉरी एक्सेप्ट हो जाती है, एनसीएलटी क्या करेगी, दरवाज़ा ठकठकाएगी कॉर्पोरेट डेटर का, और दरवाज़ा ठकठकाएगी क्रेडिटर का कि क्रेडिटर को तो सांत्वना मिलेगी तो भैया तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं इस जंग में, ठीक है, ठीक है। और कॉर्पोरेट डेटर को ये बताइए कि भैया तुमने जो किया है इसकी पनिशमेंट तो तुमको मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन इंटीमेशन होगा, एनसीएलटी विल इंटीमेट both the parties, both the parties that application has been accepted। फाइन है जी, application has been accepted। ओके, अब इसके आगे क्या होगा, जब यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई इसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा, इसके आगे का प्रोसीजर सिंपल सा इतना होगा कि अब प्रोसेस हम बार बार जो बोल रहे हैं CIRP CIRP CIRP, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस शेल बिगिन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाला क्या सीन था, 14 डेज में एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप क्रेडिटर को 7 दिन का टाइम दीजिए, वो उसको चेंजेस करने होंगे या फिर उसने अपनी गलती पहचान ली तो वो गलती ठीक करेगा एप्लीकेशन में। उसके बाद 7 डेज के बाद फिर एप्लीकेशन जो रीसबमिट होगा उसके बाद आपको क्रेडिटर को विद इन 7 डेज, क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर को इंटीमेट बोथ द पार्टीज, इधर मैं लिख देती हूँ, विद इन कितने डेज में, 7 डेज, intimate both the parties within 7 days that application has been accepted। टाइमलाइन याद कर लो, 14 डेज में आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, फिर उसके बाद रिजेक्शन के बाद आपको क्रेडिटर को विद इन 7 डेज में उसको टाइम देना है कि वो विद इन 7 डेज में आगे जो भी उसको अपनी गलती सुधारनी है वो कर ले। उसके बाद आप जब एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं उसका इंटीमेशन, आपने एक्सेप्ट कर लिया है उसका इंटीमेशन आपको बोथ द पार्टीज को विद इन 7 डेज में दे देना है। करेक्ट, ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें पता है कि भैया जब ये क्यों है, मतलब ये प्रोसेस अब जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे ही एक्सेप्ट किया और ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसके बाद इसका मतलब क्या है, अगर उस कॉर्पोरेट डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया
ठीक है। अगर कॉर्पोरेट डेटर ने तब भी पैसा देने से मना कर दिया, ये प्रोसेस चल रहा है और इस प्रोसेस के भी मतलब इस प्रोसेस के दौरान भी पैसा नहीं दे रहे, कॉर्पोरेट डेटर सिचुएशन में ही नहीं है, चाहे नहीं दे रहे हैं पैसा, तो कंपनी को या एलएलपी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, लिक्विडेट। ठीक है, इसका साफ मतलब यही है। ओके, अच्छा, अब जब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखें कि हमें तो पता है कि ये सीआरपी जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एक बार, तो फिर अगर आपने पैसा दिया डेटर्स ने तो ठीक है, फिर तो कंपनी आगे कंटिन्यू करेगी, नहीं दिया तो फिर कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, वाइंड अप हो जाएगी, वहाँ पे कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, लिक्विडेट। अब लिक्विडेशन बहुत बहुत बड़ी बात होती है, तो क्या होता है कि डेटर्स के पास क्या किस तरीके से आगे केस डील करता है। ये बैठे हैं क्रेडिटर, ये बैठे अपने कॉर्पोरेट डेटर्स। ठीक है, मैं बार बार कॉर्पोरेट डेटर का ही वर्ड यूज करूंगी, मैं डेटर डेटर नहीं बोलने वाली, कॉर्पोरेट डेटर्स। ठीक है, अब एक पेन सेलेक्ट होता, क्रेडिटर्स क्या करेंगे, डिमांड नोटिस भेजेंगे, डिमांड नोटिस भेजेंगे और उनको कहेंगे कि देखो हमने एप्लीकेशन तो फाइल कर दिया, अब तुम्हें पैसा देना है तो दे दो, वरना तो तुम लिक्विडेट हो ही जाओगे। तो कॉर्पोरेट डेटर क्या करते हैं, कॉर्पोरेट डेटर की क्या ड्यूटी बन जाती है कि विद इन 10 days वो क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। और पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट का एक प्रूफ होगा, कैश में तो नहीं करेंगे क्योंकि अमाउंट क्या है, 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख का अमाउंट कैश में तो पे हो ही नहीं सकता, तो यही चेक वगैरह के थ्रू पे करेंगे। उसमें देखते हैं पेमेंट प्रूफ आपको कैसे देना है। देखो, दो तरीके हमने बात की, पहला ए कि अटेस्टेड कॉपी, कि अगर कॉर्पोरेट डेटर अगर पेमेंट कर देता है तो वो पेमेंट का प्रूफ कैसे देगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ई ट्रांसफर जो आपने किया है उसका कॉपी दिखा दीजिए कि हमने इस तरीके से ट्रांसफर किया है और ये आपके अकाउंट में पहुंच गया। ठीक है, नहीं तो अगर आपने चेक दिया है तो उसका अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड दैट चेक हैज बीन एनकैश्ड, कि आपने उस चेक को एनकैश करा दिया है, हैज बीन, अरे भैया पुअर हैंड राइटिंग, पुअर एनकैश्ड। ठीक है ना, ये तो हो गया कि पेमेंट कर दिया तो ये प्रूफ हो गए। अब आगे, अब ये तो केस हो गया कि भैया डेटर ने ही डिफॉल्ट किया होगा या डेटर का पैसा देना बनता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मान लो कि डेटर की गलती नहीं है, मतलब डेटर का वो जेन्युइन कंसर्न है, वो इसलिए पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है, वहां पे डेटर क्यों पैसे देगा, मतलब डेटर का मानना तो ये होगा कि भैया मान लो कि अगर वो ऑपरेशनल चार्जेस होंगे, मतलब कि गुड्स खरीदा होगा, वो गुड्स ही खराब निकले होंगे, उसका पेमेंट करना होगा, तो गुड्स होगा या किसी भी तरीके का ऐसा होगा जो कि सही नहीं निकला है, डिस्प्यूट है, उसकी वजह से डेटर ऐसे थोड़ी कि मतलब अब तुमने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो हम पैसे दे ही देंगे, डेटर का जेन्युइन कंसर्न होगा, डेटर नहीं देना चाह रहा होगा क्योंकि उसके साथ ही डिफॉल्ट हुआ होगा, उसके साथ ही गलत हुआ होगा। तो अगर वो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है कि भैया हमारे बीच तो डिस्प्यूट चल रहा था कि तुमने तो मुझे गलत गुड्स प्रोवाइड किए हैं, तो इफ डिस्प्यूट एग्जिस्ट, अरे इफ डिस्प्यूट एग्जिस्ट, एक मिनट, मतलब ये पॉइंट समझ गए ना मेरा, कि अगर उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो, और डिस्प्यूट का रीजन है, जेन्युइन रीजन है, तो फिर वो डिस्प्यूट के बारे में बात करेगा ना, वो पैसे थोड़ी थमा देगा उसको, तो वो रीजन देगा उसको। ठीक है, तो अगर क्यों रीजन देगा, अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता होगा तो रीजन देगा, इफ डिस्प्यूट एग्जिस्ट तो उसका रीजन बताएगा। ठीक है, रीजन प्रोवाइड करेगा डिमांड नोटिस के बाद विद इन 10 days। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। हमने देखा था ऊपर आईआरपी को अपॉइंट कर, आईआरपी का नाम मेंशन करना पड़ेगा किसको, क्रेडिटर को, कि भैया अगर क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अगर सीआरपी या ईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, हमने देखा था कि आईआरपी का इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम उसको मेंशन करना था, किसको, क्रेडिटर को। ठीक है, क्यों मेंशन करना था वो देखते हैं।
रीज़न क्या था उसका नाम मेंशन करने का। तो IRP का नाम मेंशन करने का रीज़न ये था कि जैसे ही CIRP यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वैसे ही क्या होगा, जो कॉर्पोरेट डेटर है उसकी कंपनी LLP में जो BOD के पास पावर्स होंगी वो, अरे यार, BOD की पावर्स कौन टेक ओवर कर लेगा, विल बी टेकन ओवर बाय IRP। इसीलिए हमने IRP का नाम मेंशन किया था अपनी एप्लीकेशन में जो हमने वो की थी। और IRP क्या है, फॉर द टाइम बिंग जो कंपनी के डिसीजंस या कंपनी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। BOD की पावर्स विल बी टेकन ओवर बाय IRP फॉर द टाइम बिंग, यानी कि जब तक ये CIRP प्रोसेस चल रहा है सिर्फ उस प्रोसेस तक के लिए ही IRP के पास BOD की पावर्स आ जाएंगी। और ताकि मतलब ये क्यों है, मतलब ताकि अगर BOD के पास पावर रहती है तो वो तो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं ना, अगर डिस्प्यूट्स नहीं निकले या जबरदस्ती के डिस्प्यूट्स, मतलब किसी भी तरीके का डिफॉल्ट, किसी भी तरीके का फ्रॉडुलेंट तरीके से कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो BOD से पावर हटा के IRP को दे दी जाती है ताकि तुम देखो, तुम्हें मैनेज करना है जब तक ये CIRP प्रोसेस मतलब CIR प्रोसेस चल रहा है तब तक। ओके, ठीक है। अब हमें देखना है कि IRP यानी कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का क्या काम होगा आगे। तो IRP पहले तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बात की होगी कि भैया पैसे देने हैं दे दो, नहीं माना ठीक है, उसके बाद IRP को अपॉइंट किया गया, क्योंकि मतलब कि अगर वो दे देता पैसे तो फिर IRP का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं आता, IRP का कोई काम नहीं आता, बट वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही एज IRP काम करेगा, ठीक है। अब IRP के पास क्या काम आ जाएंगे, अब IRP खाली नहीं बैठ सकता भाई, क्योंकि अब बात आ गई है पैसे की, और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो 3 काम होंगे IRP के, खूबसूरती से देखना है, मतलब एकदम दिमाग में घुसाते हुए। पहला काम, IRP क्या करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगा भैया, चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव में बैंड बाजा बजा के बताना है कि ये कंपनी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि फिर मतलब कि कंपनी भी डरेगी ना थोड़ा, ठीक है। तो उसकी धज्जियां उड़ा देनी है कंपनी की, ये बताते हुए कि पब्लिक अनाउंसमेंट कर देना है टू डिक्लेयर दैट दिस खूबसूरत कंपनी इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ CIRP, दैट कंपनी कंपनी is going through कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP। ओके जी, पब्लिक को बैंड बाजा बजा के ये बात बता दी। बी पॉइंट, क्या करना है, टू कैलकुलेट वो कॉर्पोरेट डेटर की वैल्यू क्या है टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ CD, उस कंपनी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट डेटर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मेन चीज ये है कि अभी तो कुछ 3-4 क्रेडिटर्स ने मिलकर एप्लीकेशन फाइल की होगी मान लो, लेकिन बाकी भी तो अब क्या है, NCLT की जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि जिसने मुझे एप्लीकेशन फाइल किया भैया मैं तो उसे ही पैसे दिलाऊंगा, तुम आए क्यों नहीं बात करने, नहीं। यहाँ पे जब CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो अब NCLT की जिम्मेदारी ये होती है कि कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको इनवाइट किया जाए कि भैया लूट लो लूट लो लूट लो, तुम्हारा जितना भी क्लेम बनता है ले लो इस कंपनी से, क्योंकि इस कंपनी का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, ठीक है। तो NCLT क्या करेगी, क्रेडिटर्स कमेटी बनेगी यहाँ पे, सी कमेटी, सी कह रही हूँ मैं, कमेटी ऑफ creditors will be constituted, creditors will be constituted to claim
टू क्लेम, बस फ्रॉम कॉर्पोरेटर। ओके, ये हो गया। इसके बाद का क्या काम है, ये तीनों काम है। आईआरपी के क्या काम है, जैसे ही सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मतलब डेटर्स कह रहे हैं हम नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, तो आईआरपी फिर भैया आईआरपी वेट नहीं कर सकता, आईआरपी को जिस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया उसको अपना काम करना है। पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, ढोल नगाड़े बजा के बताएगा कि भैया ये कंपनी जो है सीआईआरपी प्रोसेस से सीआईआर प्रोसेस के अंडर आ चुकी है, ठीक है। अब इस कंपनी में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद कैलकुलेट करेगी कंपनी की वैल्यू। थर्ड थिंग, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा कि जितने भी क्रेडिटर्स है कंपनी के, सब आइए और अपना क्लेम लूट लीजिए, मतलब जितना आपने इस कंपनी को दिया है आप लूट लीजिए, अपना क्लेम ले लीजिए, वरना कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, कल है आज नहीं है, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है, हम सबको बता देते हैं, ये एनसीएलटी का काम है। एनसीएलटी का काम नहीं, मतलब यहाँ पे आईआरपी का ये तीन काम आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने बात की सीओसी की, सीओसी का काम क्या आ जाएगा अब, क्योंकि अब क्या है ना, मेजोरिटी की बात होती है, अब एक दो क्रेडिटर्स की बात नहीं है, अब बहुत सारे क्रेडिटर्स होंगे, उनके मेजोरिटी में डिसीजंस लेने होंगे, वो 75% होता है, लेकिन उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। हमें देखना है कि सीओसी हमने कंस्टिट्यूट, सीओसी हमारी कंस्टिट्यूट हो गई, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट हो गए। अब उस सीओसी का क्या काम है कि अगर वो सीओसी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से खुश है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज दे कैन अपॉइंट अ न्यू आरपी, अपॉइंटमेंट ऑफ, अगर सारे के सारे, क्योंकि पहले वाला आईआरपी जो था वो शायद किसी एक क्रिएटर ने अपॉइंट किया होगा, एक क्रिएटर ने उसका नाम सजेस्ट किया होगा, दो ने किया होगा मिलके, लेकिन अब जब कमेटी बनती है, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ एक दो क्रिएटर्स की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे बहुत कंपनी के सारे क्रिएटर्स आ जाते हैं, तो फिर उनकी मर्जी के हिसाब से फिर आगे के डिसीजन लिए जाएंगे। तो अगर वो पहले वाले आईआरपी से यानी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से खुश हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज दे कैन अपॉइंट अ न्यू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अपॉइंट अ न्यू आरपी, या फिर रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, और रीअपॉइंट द एग्जिस्टिंग आईआरपी एज, और रीअपॉइंट द एग्जिस्टिंग आईआरपी एज आरपी, ठीक है। समझ आ रही है ना मेरी बात, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कमिटी है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, इफ दे आर हैप्पी विद द आईआरपी, जो एग्जिस्टिंग आईआरपी है उसके काम से सेटिस्फाइड है, दे आर सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, देन वो क्या कर सकते हैं, उसको ही रीअपॉइंट कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या करेंगे, न्यू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे, जिसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं यार, मतलब मैं खुश हूँ, मैं जिस कमिटी में हूँ, मैं जिनको इन्होंने ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है, आई एम हैप्पी विद हिम, उसका काम मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे लग रहा है हाँ ये सही काम कर रहा है, मैं नहीं खुश हूँ और मेरे साथ चार पांच लोग और नहीं खुश है, तो हम नहीं नया अपॉइंट कर लेंगे। क्लियर है इतना, इसमें तो मैंने बेमतलब में ही डिटेल में चली गई, ठीक है। अब सीओसी ने, चलो मान लो कि आईआरपी को ही एज आरपी अपॉइंट कर लिया, इसके बाद का क्या काम है, आरपी को क्यों अपॉइंट दोबारा की, मतलब ये बात क्यों की जा रही है, तो बात इसलिए की जा रही है, अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो कंपनी का नाम है अंजलि, नहीं नहीं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, मान लो कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, हमारे यहाँ ABCD होता है कंपनी, या फिर XYZ होता है, ये सीओसी है, ठीक है। इसमें मान लो 12 क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कितने भी वो मैटर नहीं करता, नंबर इज जस्ट अ नंबर यहाँ पे, ठीक है। अब बैलेंस शीट निकाली गई कंपनी की, तो देखा ये लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड में 150 करोड़ लाइबिलिटी, मतलब देख रहे हो लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी इतनी है तो कमाई कितनी होगी, सॉरी असेट कितना होगा, 150 करोड़ तो लाइबिलिटी है, असेट कितना है तो देखना, असेट है मान लो 100 करोड़, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, असेट कम है, लाइबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब क्या किया जाए, अब अगर 150 करोड़ असेट है, 150 करोड़ लाइबिलिटी, असेट 100 करोड़ है, कैसे, मतलब सबको इक्वल इक्वल तो नहीं मिल पाएगा, जिनका जितना है उनको उतना तो नहीं मिल पाएगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम क्या आ जाता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, एक रिजोल्यूशन प्लान लेकर आएगा, रिजोल्यूशन प्लान
टू, उसका मोटिव क्या होगा, टू रिवाइव द कंपनी, मतलब वो अपनी जान, अपनी अपनी दिल की धड़कने, मतलब खून पसीना बहा के वो कंपनी को रिवाइव करने का काम करेगा, ठीक है, कि कंपनी ना बच जाए किसी भी तरीके से। वो सीओसी यानी कि क्रेडिटर्स को ये समझाने की कोशिश करेगा कि देखो अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, मतलब पैसा नहीं दे पाती, लिक्विडेट तो हो ही जाएगी अगर तुम नहीं माने तो, लेकिन लिक्विडेट हो जाएगी तो तुम्हें तो तुम्हारा पैसा ऐसा तो है नहीं कि सारा पैसा मिल जाएगा, कुछ कम कुछ ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये काम करो, इसमें अभी जितना तुमको मिल रहा है ना उतना कम ही मिलेगा, कम लेके खुश रहो, लेकिन कंपनी को हम रिवाइव कर देते हैं, ठीक है। अगर सीओसी ने मतलब कि एग्रीमेंट पे ठप्पा मार दिया कि ठीक है ठीक है ठीक है कर लेते हैं, तो कंपनी क्या हो गई, रिवाइव हो गई, और जिसको जितना मिला मिला, आगे कंपनी काम करेगी। अगर सीओसी ने कह दिया नहीं हम नहीं मान रहे, हम जितना बन रहा है उतना दे दो, इस कंपनी में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है, वहां पे कंपनी हो जाएगी लिक्विडेट, ठीक है। उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब लिक्विडेट हो गई, खत्म ये प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्यों अपॉइंट किया गया, उसके अपॉइंटमेंट की बात क्यों की गई, क्योंकि वो एक रिजोल्यूशन प्लान को लेकर आता तो रिवाइव दी कंपनी, उसका मोटिव टू रिवाइव दी कंपनी होता, लेकिन उसके लिए सीओसी का अप्रूवल जरूरी होता, ठीक है। अगर सीओसी अप्रूव कर रही है जो प्लान के हिसाब से आरपी बोल रहा है, अप्रूवल अगर हो गया तो ठीक है, रिवाइव हो जाएगी कंपनी, नहीं हुआ तो लिक्विडेट हो जाएगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस? अगर है तो बताइए, नहीं है तो चलते हैं आगे।